हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे कितने सारे जो फॉर्मूले हैं उनको कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे हम याद रख सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट कर सकते हैं। सारे जो परमानेंट मैग्नेट में फॉर्मूले दिख रहे हैं, तो पहले कुछ बेसिक बातें देखो। ऐसी होती है कि Fe3O4 को मैग्नेटाइट या फिर इसी को नेचुरल मैग्नेट लोडस्टोन कहा जाता है। लोडस्टोन या फिर नेचुरल मैग्नेट यही होता है। जो नेचुरल मैग्नेट होता है बच्चे, वो बहुत वीक होता है और ऑड शेप का होता है, प्लस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको आर्टिफिशियल मैग्नेट बना लेते हैं हम लोग, और आर्टिफिशियल मैग्नेट बना के हम लोग बेसिकली, जो एग्जांपल तुमको पता होगा बार मैग्नेट्स का, उसके थ्रू अपने जो भी प्रोसेस होते हैं या फिर यूजेस जो होते हैं उसको अप्लाई करते हैं। तो बार मैग्नेट या फिर जो हमारे पास आर्टिफिशियल मैग्नेट बनता है, वो हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि किसी मैग्नेट को स्टील के ऊपर रब करो। इस तरह से जब हम रब करते हैं, सिंगल टच मेथड कहते हैं इसको, इस तरह से रब करते हैं ना बच्चे, तो ये एक मैग्नेट से दो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट हो गया हमारे पास। अब पॉइंट ये है कि मैग्नेट का क्या क्या खास बात होता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्टिव तो होती ही है ना, वो अलग बात है। हाँ, रिपल्सिव, ठीक है, डायरेक्टिव। तो अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, डायरेक्टिव, एक और बात होती है इंडक्टिव। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव तुम जानते हो कि नॉर्थ पोल आपस में रिपेल कर देगा, साउथ पोल रिपेल कर देगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और रिपल्सिव प्रॉपर्टी ये एक ही साथ हम समझ सकते हैं। दूसरी बात है कि एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, अलाइंग करता है मैग्नेट अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब तो समझ में आ गया। ठीक है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो अलाइन कर रहा है उसी को डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। इंडक्टिव प्रॉपर्टी में तुम कभी ऐसा देखे हो क्या कि किसी मैग्नेट से ना एक लोहे को टच करो, वो लोहा मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, आयरन निकल कोबाल्ट और अल्निको भी। ठीक है, एलॉय ऑफ आयरन निकल कोबाल्ट। तो उसको टच करोगे ना आयरन के पिन को बार मैग्नेट से, उसके नीचे दूसरा भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। कहने का मतलब एक से दूसरे को टच करो, वो जो आयरन है ना उसमें इंडक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है इस मैग्नेट से, वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रखने लगता है, इंड्यूस हो जाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें, और वो फिर से नीचे से दूसरे आयरन नेल को टच करके अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, इस तरह से लंबा सा एक मैग्नेट के बाद आयरन 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 ऐसे तुम देख सकते हो। इंडक्टिव प्रॉपर्टी, एक मैग्नेट के बगल में दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा रहता है तो उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, अब देखो, मैग्नेट के पास पोल्स होते हैं दो, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो साउथ पोल हो गया बच्चे, नॉर्थ पोल। अब यहाँ पर देखो कि जो हमारा पोल्स होता है ना, वो थोड़े अंदर में हम लोग मान रहे होते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा इफेक्टिव हमको जो आयरन फेलिंग्स जो यहाँ पे चिपके हैं, यहाँ पर सारा का सारा अंदर की साइड की तरफ आने की कोशिश करता है। कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोल्स पर होता है, जो कि थोड़ा सा एज से अंदर की तरफ रहते हैं। ठीक है, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल हो जाता है। और ये जो लेंथ होता है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, ml। और ये जो हो जाएगा इसको लिख रहा हूँ GL, ज्योमेट्रिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, देखो, ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ में रिलेशन होता है। मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। थोड़ा सा ज्योमेट्रिक लेंथ से मैग्नेटिक लेंथ कम होता है, पोल्स थोड़े अंदर होते हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोस्टैट में तुम पढ़े थे ना कि चार्जेज फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पर मैग्नेटिक पोल्स के पास जो कैपेसिटी है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने की, उसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर एक एम के थ्रू हम डिनोट करते हैं। इसको तुम मैग्नेटिक चार्ज कह सकते हो, जो कि आपस में फोर्स लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैट की तरह ही। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक पोल्स होते हैं बच्चे, ध्यान रहेगा। मैग्नेटिक पोल्स को हम लोग पोल स्ट्रेंथ के रूप से देख सकते हैं, और पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल एम से दिखाते हैं, पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल एम से दिखाते हैं। इसका यूनिट होता है, क्या होता है ऐसा यूनिट,
एम्पियर मीटर इसका यूनिट होता है। पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट लाइक मैग्नेटिक चार्ज, है ना। अब देखो मान लो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है, ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे, r डिस्टेंस मान लेते हैं, ये दोनों आपस में इस तरह से रिपेल करेंगे, तो जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का वैल्यू हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट की तरह ही बोलेंगे। एक बात मैं तुमको पहले से यहाँ पर बता देता हूँ कि हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो बच्चे क्यू होता था ना, यहाँ पर मैग्नेटिक, इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में क्यू के जगह पर क्या यूज़ कर लेंगे, स्मॉल m यूज कर लेंगे, ठीक है। उसमें k आता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में k आता था ना, 9 × 10⁹ जिसका वैल्यू है k जो आता था, इसकी जगह पर हम लोग बार बार μ0/4π मैं बोलूँगा, यही ट्रिक है। इसका वैल्यू होता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। लेकिन अभी हमको मतलब है कि हम किसको किससे रिप्लेस करेंगे, ये ही रिप्लेसमेंट है। अगर केवल इतना आ गया तो पूरा का पूरा चैप्टर आ जाएगा। देखो एटलीस्ट जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ पर तुम देख सकते हो, रिप्लेसमेंट के दौरान ये रिप्लेस कर लेना है, ठीक है। चलो अब ध्यान देखते हैं कि कैसे यूज़ करना है। तो पहले आते हैं, मैं बोलूँगा सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिज़ल्ट और लिखूँगा सारा का सारा मैग्नेटिक का रिज़ल्ट। बोलूँगा KQ1 Q2/R और लिखूँगा सारा मैग्नेटिक का रिज़ल्ट, इसको इस तरह से रिप्लेस करके, ठीक है। ध्यान रखो। तो देखो फोर्स हो जाएगा KQ1 Q2 पोल स्ट्रेंथ M1 M2 जो है एम्पियर मीटर यूनिट बताया, डिवाइड बाई r²। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहते हैं KQ/r²। यहाँ पर भी वही होगा कि, समझो बात को, बोल रहा हूँ मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे फार्मूला और लिखूँगा परमानेंट मैग्नेट के सारे फार्मूला। कैसे, KQ/r², ठीक है ना। पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/r होता है, देखो KQ/r, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या फॉर्मूले आते हैं हमारे पास, फॉर्मूला रिवीजन ही करना है हमको। तो एक होता है बच्चे डाइपोल, है ना। तो डाइपोल में क्या होता है, साउथ होता है, नॉर्थ होता है। तो साउथ पोल को ना माइनस चार्ज की तरह ट्रीट करना है और नॉर्थ को प्लस चार्ज की तरह ट्रीट करना है। डाइपोल का सारा रिजल्ट मैच कर जाएगा। तो ये हमारे पास मैग्नेट है। और देखो मैग्नेट जो है ना वो मोनोपोल के रूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस थे, इस चार्ज को तुम कहीं लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस नॉर्थ पोल को कहीं लेके जाओगे ना, साथ में साउथ पोल भी जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी अगर मैं दिखा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर साउथ पोल भी है, तभी ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो मैग्नेट को अगर हम तोड़ेंगे तो फिर से नया मैग्नेट बन जाएगा, यहाँ पर साउथ आ जाएगा, यहाँ पर एक नॉर्थ आ जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मुझे सारे फॉर्मूले बताओ कि डायपोल से रिलेटेड। तो पहला डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट क्या होता है कि चार्ज किसी को ले लो, चार्ज कोई भी एक चार्ज ले लो दोनों में से, और चार्ज में क्या मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस, वही करने वाले हैं, समझना। चार्ज को m से रिप्लेस करेंगे ना, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, चार्ज ले लो, समझना, चार्ज ले लो, है ना। मैग्नेटिक पोल को, पोल स्ट्रेंथ को चार्ज से रिप्लेस करना, चार्ज ले लो और दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो, यही तो होता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो L है, तो मैग्नेटिक लेंथ को यहाँ पे कंसीडर करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसको m से दिखाते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, वहाँ पर p से दिखाते थे ना, कैपिटल P से, यहाँ पर कैपिटल M से, m × 2L कर लेंगे
और ये भी हमारा आ गया साउथ टू नॉर्थ, जो डायरेक्शन होगा वो होगा साउथ टू नॉर्थ। निगेटिव टू पॉजिटिव बोलने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने लिख लिया। हमको ये पता है ना कि कोई मैग्नेटिक डायपोल होता है इस तरह का, तो एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जनरल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो हमने देखा ही था ना, मैग्नेटिक फील्ड का तो सारे वैल्यूज़ याद हैं क्या? देखो तो हम सारे वही वैल्यूज़ को मैं बोलूँगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे वैल्यूज़ को बोलूँगा। अगर तुमको देखना याद नहीं है तो पिछले लेक्चर्स में मैंने बना रखा है, सारे वैल्यूज सारे फॉर्मूले याद करवा रखे हैं, वहाँ से भी देख सकते हो। आगे देखो तो यहाँ पर देखो ना, अगर यहाँ पर हमारे पास इस तरह से मैग्नेट दिया हुआ है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल दिया हुआ है, साउथ और नॉर्थ, तो फील्ड निकालें या इसको L मान लो, इसको L मान लो, जैसे वहाँ पे भी मानते थे ना, A और A मान लेते थे, यहाँ पर L और L मान लो, ठीक है। और यहाँ पर मान लो ये R पॉइंट, R डिस्टेंस पे हमको मान लो कि क्या निकालना है, R डिस्टेंस पे हमको फील्ड निकालना है। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे पहले याद करो, 2kp/r³ तो तुमको याद ही रहता है, लेकिन वो तो अप्रोक्सीमेटेड फार्मूला है। जो रियल फार्मूला है वो क्या हो जाता है, 2kpr, 2kpr डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, a² माइनस r² या फिर r² माइनस a², तो r² माइनस l² का होल स्क्वायर। अब अप्रोक्सीमेशन ऐसा कुछ लगाएंगे कि अगर ये छोटा डायपोल है तो r डिस्टेंस बहुत बड़ा होगा ना l से, r इज ग्रेटर देन l हो जाएगा, तो r² माइनस l² जो दिख रहा है ना तुमको, उसको हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपल r² लिख देंगे, ठीक है। तो 2μ0/4π, ये एक्चुअली 2k सिंपल p/r³, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा, r⁴ बन जाएगा, ऊपर से कैंसिल करके 2kp/r³। वही चला कि नहीं चला, ठीक है। डायरेक्शन मैंने दिखा रखा है, साउथ टू नॉर्थ। यहाँ पर आते हैं ना इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल पे r डिस्टेंस पे देखते हैं इस डायरेक्शन में कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, kp/r³ होता है, अच्छी बात है, याद रहता है हमको। ओरिजिनल वाला क्या होता है, ओरिजिनल वाला होता है kp डिवाइडेड बाई x² + r² / 3/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, l² या फिर r² + l² / 3/2। अब इसमें इस तरह से हम लोग k को किससे रिप्लेस करना है, p को किससे रिप्लेस करना है, तो k को सर रिप्लेस करना था μ0/4π से, तो रिप्लेस कर दो ना, μ0/4π, k p के जगह पर m, ठीक है। तो kp r² + l² / 3/2, ये b इक्वेटोरियल हम लिख रहे हैं। और अगर बच्चे देखो तो अगर हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो kp/r³ आ जाना चाहिए। देखो ये तो हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन में नियरली इक्वल टू, ये हो गया k, ये हो गया p, और यहाँ पर देखो ना इसको गायब कर दो, अपने आप r³ आ जाएगा। अरे हो गया ये तो काम। तो ये क्या हो गया, b इक्वेटोरियल, ये भी b इक्वेटोरियल। सर कब कौन सा फार्मूला लगाएंगे समझ में नहीं आता है बच्चे। देखो जब हमको ना जो डिस्टेंस है r और डिस्टेंस है l वो कंपेरेबल दिखाई देगा, एक 5 है तो एक 3 है, तो पूछना ही नहीं है, ओरिजिनल वाला ही फार्मूला लगाएंगे। स्मॉल डायपोल मेंशन रहता है कभी कभी क्वेश्चन में, ध्यान देना, स्मॉल डायपोल मेंशन रहता है। अब स्मॉल डायपोल मेंशन है तो मतलब कि डिस्टेंस बहुत दूर है, r बहुत बड़ा है ए के कंपेरिजन में, लेंथ ऑफ द मैग्नेट के कंपेरिजन में भी बोल सकते हैं, तो उसमें अप्रोक्सीमेटेड लगाएंगे, ठीक है। वो तुम डेटा देखोगे ना तुमको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे आते हैं इस तरह से डाउट्स लेकर कि 3 है सर, है ना, ये यहाँ क्या डिस्टेंस 3 था, 5 पर पूछ रहा था, फॉर्मूला लगा रहे थे, कौन सा सर, ये फॉर्मूला लगा रहे थे, आंसर नहीं आ रहा था। नहीं आएगा ना, ये दोनों तो बिल्कुल बराबर सा तो लग रहा है, मतलब ये ऐसा नहीं ना मान सकते कि 5 इज ग्रेटर देन 3, तो नियर अबाउट हैं, एक क्वांटिटी उससे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो भाई ओरिजिनल फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाता है, ठीक है। अब और याद करें, इसका डायरेक्शन के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा, वहाँ पर भी तो यही होता था यार, है ना।
प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ। जनरल पॉइंट पे बात करते हैं बच्चे। जनरल पॉइंट यहाँ पर होता ना इस तरह से थीटा एंगल पे, एक सेकेंड, थीटा एंगल पे देखो ये हो जाएगा। तो डायरेक्ट रिज़ल्ट की बात करें अगर, तो रिज़ल्ट जो आता है हमारे पास वो ये आता है, कोई अल्फ़ा यहाँ पर इस तरह से बनाता है, इसी को हमको फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू क्या होगा, याद है किसी को? याद करो क्या होता है, KP/r³ रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, वही लिखने वाले हैं। KP/r³, r ये डिस्टेंस हो गया, r³ रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, बिल्कुल वही चीज़ लिखेंगे। ठीक है, अगर तुम cos थीटा की वैल्यू को या फिर थीटा एंगल की वैल्यू को 0 रख दोगे तो यहाँ पर पहुँच जाओगे। 0 रख के देखो, 0 रख दिया, इसकी वैल्यू को अगर थीटा 0 रखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 + 3 हो जाएगा, और उस केस में ये रूट अंडर 4 मतलब 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, बाद में ये तो लिखा ही जाएगा। 2 KP/r³, यहाँ पे r³, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे r³। तो समझ में आ गया ना? और उसी तरह से तुम दूसरे रिजल्ट्स भी डिराइव कर सकते हो। अगर थीटा को 90 रखोगे तो ये आ जाएगा, 90 रख के देख लो। देखो उसी में थीटा को 90 रखते हैं तो देखते हैं ना क्या आता है। μ0/4πm है, r³ है, 90 रख लें, रूट अंडर 1 आएगा केवल, मतलब ये आ गया। तो ये रिज़ल्ट याद रखा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, अब ये थीटा है एंगल ना, tan α = tan θ/2 होता है, ये ध्यान रख लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी रहता है। अब एक सिचुएशन आती है बच्चे कि मान लो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए, ये अभी परपेंडिकुलर नहीं है, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए तो कब होगा? ठीक है, परपेंडिकुलर कब होगा? जब ये जो थीटा है, tan थीटा की वैल्यू जब √2 होगी ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया है ना वो परपेंडिकुलर हो जाएगा टू मैग्नेट। बस ये रिज़ल्ट याद रखो, मतलब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2 हो जाएगी जब, तो B विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेट। ध्यान रखना, ये बातें हो गई। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। डायपोल को कभी कभी हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे। फॉर्मूला क्या आता था? तो फॉर्मूला आता था टॉर्क का, क्या होता था? P×E, यहाँ पर आ जाएगा M×B फॉर्मूला। ये क्या है? M के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ना। M क्या है? ये कोई एक चार्ज ले लो, मैग्नेटिक चार्ज, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, 2L है दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, देखो यहाँ पे L और L, 2L हो गया, 2L डिस्टेंस। ठीक है, M×B। पोटेंशियल एनर्जी भी तो निकालते थे, क्या होता था पोटेंशियल एनर्जी? -P.E होता था ना। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P बोलते हैं, कैपिटल P, तो P.E होता था। यहाँ पर -M.B हो जाएगा, और वर्क डन θ1 से θ2 जा रहे हैं, मतलब डायपोल को हम रोटेट कर रहे हैं, तो कैसा आ जाता है? वर्क डन आता है MB cos θ1 - cos θ2, PE cos θ1 - cos θ2 आता था। P को किससे रिप्लेस कर देंगे? P को रिप्लेस करेंगे कैपिटल M से। ठीक है, तो यही बातों का ध्यान रखना है बस, और कोई दिक्कत की बात ही नहीं होती है इसमें। ये सारा का सारा तुम्हारा फॉर्मूला रिलेट कर जाता है, अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बच्चे इसमें। ठीक है, तो ये हमारा परमानेंट मैग्नेट से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला थे वो हमने देख लिया है। आगे की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो अलग कुछ टॉपिक्स लेकर आएंगे हमारे पास। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।